So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी दर्पण सूत्र और आवर्धन के कुछ न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दर्पण सूत्र से आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यूमेरिकल्स करके आप जैसे जितने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप जो है इस टॉपिक पर कमांड जो है बना सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की भी पूरी संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए इन चीज़ों को जरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करिएगा। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बना कर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। न्यूमेरिकल्स, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कोई 4.0 सेंटीमीटर का बिंब, यानी बिंब का मतलब क्या है, वस्तु से है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए? कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और क्वेश्चन में मैंने आपको बात बताई थी, न्यूमेरिकल्स करना बस इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपने सूत्र लगाया और फटाफट से आंसर निकाला और आगे बढ़ गए, नहीं। न्यूमेरिकल को पढ़ते टाइम आपको उसकी लैंग्वेज पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको एक एक बात का मतलब पता लगना चाहिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा चांसेस आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन से ही आंसर के हिंट आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। अब कैसे पता लगेंगे, कल के क्वेश्चन में भी आपको बताया था, आज के इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा उस चीज का आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। पर ये काम आप खुद से ही सीख सकते हैं, जितना आप खुद से कोशिश करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे, है ना। इसको आपको सिखाया नहीं जा सकता, बस तरीका मैं बता सकता हूँ कि तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब, कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, कोई 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ये बात हमारे समझ में आ गई कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई हमने 4 सेंटीमीटर का बिंब रखा है, यानी 4 सेंटीमीटर लंबी कोई चीज रखी है जिसकी लंबाई ऊंचाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई। और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ये जो लाइन आपको बताई गई है ना, ये इतनी लाइन यहां से यहां तक, इसका मतलब सिर्फ एक है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा।
इसका मतलब क्या है सिर्फ कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दर्पण से, दैट्स इट। तो प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनेगा वहीं पे तो पर्दा रखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, आपको बस ये बताना है, वहीं पर ही हमको पर्दा रखना है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से आपने 25 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आपको याद आ रहा है कि अवतल दर्पण में क्या क्या केसेस हमारे पास होते थे। अवतल दर्पण में हमारे पास केसेस होते थे कि ये हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता था। कब बनाता था आभासी और सीधा, जब इसके जो फोकस है उससे आगे कोई चीज रख दो। मतलब 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है ना, तो 14 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखते, मतलब 15 से कम पे रखते तो आभासी और सीधा बनता। 15 से ज्यादा पर रखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। तो प्रकृति हमें ऑटोमेटिकली पता लग गई, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा, प्रकृति हमें पता लग गई, साइज हम बता देंगे। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं आपसे। अच्छा एक और बात हमारी समझ में आ गई है कि अगर हम इसके लिए निकालेंगे प्रतिबिंब का क्या, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो ये बात आप जानते हैं कि ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये P है, ये F है, ये C है। वस्तु को कहां पर रखा है भाई, वस्तु को रखा है 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, मतलब यहां से यहां तक 15 है, ठीक है। और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरी दूरी 30 हो जाएगी, है ना, ये दूरी का डबल होता है, ये बात हमें पता है। 25 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब यहाँ कहीं रखा है वस्तु को, है ना। 15 यहाँ तक है, 30 यहाँ तक है, तो 25 इनके बीच में ही कहीं आएगा। ये सारी चीजें आपको सोचनी है, मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज क्वेश्चन सीधे स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो मैं अभी करने वाला हूँ। बस आपका दिमाग इतना चलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 25 मतलब यहाँ पर रखा होगा, है ना। अब ये स्थिति कौन सी आ गई, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच जब अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं, बता रखा है आपको, सारी चीजें बता रखी है, ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज बता रहा हूँ। जब हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र एफ और सी के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बता रखा है आपको। सी व एफ के मध्य अगर रख दूंगा तो सी से परे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता है ना। ये सारी चीजें आपको पता है, तो आंसर के बारे में आपको काफी सारी चीजें पता लग गई। सी से दूर प्रतिबिंब बनेगा, सी से परे मतलब यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब इसे चेक करते हैं क्या ये बात सही है नहीं है। मतलब हमारा आंसर 30 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक की दूरी 30 है, प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है। 30 से ज्यादा हमारा आंसर आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से इधर की दूरियां सारी नेगेटिव होती है। इतनी बात अगर मेरी आपको समझ में आई है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है 4 सेंटीमीटर का बिंब, मतलब बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई हमें दी है h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें बता रखे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दे रखी है हमको कितनी, फोकस दूरी दे रखी है स्मॉल f कितनी, 15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 25 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर क्वेश्चन मार्क है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क है। और प्रकृति और साइज हमको बाद में लिखना ही है, उसको हम बाद में ही देख लेंगे। क्या यूज करेंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सूत्र लगाने से पहले एक चीज ध्यान दें, हमको क्या करना होता है, हमको चिन्हों के ऊपर बात करनी होती है। यहाँ पर जरूर 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 इस बात को ध्यान रखें, ये तो पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो यहाँ पर धनात्मक होगी, है ना, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अच्छा फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। चलिए
तो वैल्यूज पुटअप करते हैं, 1/v, v की जगह कितना आ जाएगा, v हमको फाइंड आउट करना है, u की जगह कितना आएगा -25 और f की जगह कितना आएगा -15। जरा इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/25, ये माइनस और प्लस माइनस हो गए, अपॉन -1/50। इसे आगे अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/50। एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर 75 आएगा एलसीएम, 1/v इज इक्वल टू -2/75, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 75/2 माइनस का, और जब 75/2 को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अराउंड कितना 37.5 सेंटीमीटर माइनस का, कितना आया v इज इक्वल टू माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो क्या आप क्या मानते हैं, ये आंसर आपका सही हो सकता है या नहीं? मेरे हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, और हमने ये देखा है कि जब जब इस केस में हमने क्या देखा था, इस केस में हमने ये देखा था कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो सी से दूर बनेगा, और सी कितना है 30 सेंटीमीटर है ना, तो 30 से ज्यादा आना चाहिए था आंसर, तो 37.5 आ रहा है, और माइनस भी आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर सही है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब सही है गलत है कैसे पता लगेगा, जब टीचर हमको नंबर देगा तब पता लगेगा कि सही है। ठीक, बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपने आंसर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बोर्ड एग्जाम में यही चीज़ें ज़रूरी होती है बच्चों, इसीलिए इनके ऊपर ध्यान रखें कि आप कॉन्फिडेंट आप हर टाइम रहने चाहिए। और कॉन्फिडेंट आप कब रहेंगे, जब आप पूरा दिमाग लगाएंगे न्यूमेरिकल में, है ना, पूरे हर तरीके से सोचेंगे उसके बारे में, तब जा करके आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। चलिए नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। अभी हम प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज के ऊपर भी बात करने जाएंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब बात करते हैं इसके अदर पार्ट्स के ऊपर। तो हमें क्या आंसर मिला, हमें क्या आंसर देना चाहिए, -37.5 आंसर मिला ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे अतः पर्दे को दर्पण के सामने, माइनस मतलब सामने, प्लस आता तो पीछे, है ना, पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। जहां पर प्रतिबिंब बना वहीं पर पर्दा रखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पर्दे वगैरह वाली कहानी सिंपल समझ लेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति हमको, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, वी ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। दर्पण के सामने मतलब माइनस साइन और 37.5, तो -37.5 आया था ना, तो माइनस का मतलब दर्पण के सामने और 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रकृति के ऊपर बात करें अगर हम, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज, तो बता सकते हैं आप या नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और उल्टा भी होगा, है ना। अब उल्टा वास्तविक तो हमें समझ में आ गया, दर्पण के सामने बनना है वास्तविक है, ठीक है। उल्टा कैसे चेक करेंगे, उल्टे के लिए आप आवर्धन का फॉर्मूला लगाइए। आवर्धन m इज इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो कि हमें दी हुई नहीं है, बट इस एक और फॉर्मूला होता है इसके लिए, क्या होता है, m इज इक्वल टू -b अपॉन u। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं देख सकता हूं कि ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना। मैंने लिखवा रखा है आपको, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ये फॉर्मूला भी होता है, दोनों से मिलकर के बनता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -b अपॉन u। तो इसको अप्लाई करते हैं हम सीधा सीधा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -b अपॉन u। ठीक है,
तो इसको हम अप्लाई करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले एच डैश निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का साइज एच डैश होगा, बाकी सारी चीजें हमें पता है, माइनस बी अपॉन यू इंटू एच। वैल्यूज पुट अप करेंगे। माइनस वी कितना आया था, वी कितना आया था हमारे पास, वी आया था 37.5, लेकिन वो माइनस का ही आया था ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यू कितना है, यू दे रखा है हमको 25 सेंटीमीटर माइनस का, इंटू एच दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप और आंसर आपका आ जाएगा। तो 25 से कटेंगे आई थिंक, 25 10 25 एकम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। एच डैश इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 6 सेंटीमीटर, और वो भी आ रहा है माइनस का, वो भी आ रहा है कैसा, माइनस का। मतलब क्या कहता है, मतलब ये कहता है, माइनस का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। और कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। वस्तु कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सारी चीजें जो है एनालाइज करनी है, सारी चीजें जो है अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, और उस तरीके से एप्लीकेशन उनके ऊपर करना है। बात समझ में आ गई? इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। यह है प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज। तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। एग्जाम में अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए आप इसके लिए तैयार रहें। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत। कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अब क्वेश्चन को आपको रीड करना है। अवतल दर्पण है, ये सारी चीजें देखो, अब फिर से मैं कह रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए स्टार्टिंग से कि अवतल दर्पण है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है कोई, और उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। दैट मीन्स कि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस से दूर ही रखी है कहीं ना कहीं, है ना। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमें जो जो चीजें दी गई हैं पहले वो देखते हैं। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, बिंब दूरी जिसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसको हम यू से नापते हैं, जिसको हम किससे जानते हैं, यू से। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और अपने सामने रखा हुआ है, अवतल दर्पण है, हमेशा माइनस में होगा, ये बात ध्यान रखना। अवतल हो उत्तल हो, बिंब दूरी हमेशा माइनस में होगी।
क्यों? कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। सारी चीजें हम समझ चुके हैं। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना, इसको मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि जो ऊंचाई h है वस्तु की, अगर वो x है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h डैश है वो 3x है। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? वस्तु की ऊंचाई है और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। बात समझ रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? 3 गुना आवर्धित मतलब 3 गुना बड़ा। अगर वस्तु x है तो उसका 3 गुना है उसका प्रतिबिंब 3x है। समझ गए इस बात को? अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर की तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। वस्तु 9 सेंटीमीटर की तो 27 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये बात हमें पता है, वास्तविक बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसे। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, देखिए जरा। अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बटा u। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालनी है। प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, प्रतिबिंब की ऊंचाई अलग बात है, प्रतिबिंब की दूरी अलग बात है। इन चीजों को आप जरूर दिमाग में बिठा के चलें। v हमको निकालना है, तो v कैसे निकलेगा? यहाँ से v बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h डैश अपॉन h गुणा हो गया u और माइनस भी आ जाएगा। ये v का माइनस उधर चला जाएगा, या फिर इस माइनस को मत भेजो, माइनस v के साथ ही रहने दो, है ना। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। h डैश की वैल्यू कितनी है भाई? 3x है। h की वैल्यू कितनी है? x है। और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू माइनस का 10 है। u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 है। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 है। एक बात ध्यान देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो उल्टा प्रतिबिंब भी बनाएगा। यहाँ पर -3x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई -3x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, उल्टा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर -3x लगा दें। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करें। देखो ये वाला माइनस तो कट गया, x से x कट गया, v बराबर कितना आ गया? 10 3 से 30, लेकिन माइनस का 30 क्योंकि 10 माइनस का है, माइनस का 30 सेंटीमीटर कितना आया है? v बराबर -30 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हमारा आंसर है। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। अब मैं चाहता हूँ आप इससे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें आप एक्सपर्ट बने न्यूमेरिकल्स करने में। फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको कितने अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर करें और उनको सॉल्विंग के ऊपर जरूर जाएं, उनके साथ सॉल्विंग जो है जरूर करें। सॉल्व करते टाइम ऐसा नहीं कि हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लेकर के सारी चीजें जो है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कह रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल में एक एक शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी उन्हें किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।